नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। 10 मार्च यानी कि कल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सियासी गलियारों में हलचल तेज है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं। सभी पार्टियां खुद की जीत का दावा कर रही हैं। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनाव का जनादेश 10 मार्च को आने वाला है। मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है और 10 मार्च को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। देखना होगा कि किस पार्टी के सर ताज सजता है, कौन सत्ता में वापसी करेगा और कौन इतिहास दोहरा पाने में सफल होगा। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में अब चुनावी नतीजों का इंतजार हो रहा है। मतगणना से पहले गहमा गहमी का दौर जारी है। हालांकि एग्जिट पोल्स में नतीजों का मोटा मोटा अनुमान दिख रहा है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तो आम जनता में भी रिजल्ट को लेकर काफी उत्सुकता है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव खत्म हुए, तो उत्तराखंड, गोवा, पंजाब में 1 चरण और मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव हुए। पूरे देश के लोगों को इन चुनावी नतीजों का इंतजार है। लोगों के मन में सवाल है कि किस सीट से कौन जीत रहा है और 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है। 10 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, तो उसके बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती की जाएगी। यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग हुई। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर 1 चरण में हुई वोटिंग। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर 1 चरण में मतदान हुए। गोवा में 40 विधानसभा सीटों पर 1 चरण में वोटिंग हुई, तो मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों पर 2 चरण में मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की निगरानी को लेकर भी विपक्षी दल काफी सतर्क हैं और उन्होंने विभिन्न जिलों में मशीनों के रखे जाने वाले स्थलों के बाहर बाकायदा अपने कैंप लगाकर निगरानी शुरू कर दी है। देश की राजनीति के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने में बस चंद घंटों का इंतजार बाकी है। करीब 2 महीने लंबी चली कवायद के बाद अब सभी राजनीतिक दलों और जनता की निगाहें घड़ी की टिक टिक के साथ यूपी चुनाव के नतीजों पर टिकी हैं। चुनाव नतीजों से तय हो जाएगा कि सत्तारूढ़ बीजेपी प्रदेश में लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाकर कीर्तिमान रचती है या समाजवादी पार्टी 5 साल बाद फिर से सत्ता में लौटती है, या फिर बहुजन समाज पार्टी कोई और दल के साथ मिलकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंच जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो अब से करीब 13 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू होगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें होंगी। ये 5 राज्यों के चुनाव तो हैं, लेकिन पूरे देश की निगाहें होंगी और न्यूज इंडिया आपके लिए सबसे तेज अपडेट लेकर के आएगा। तो सुबह 8 बजे से लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट हम आपको देंगे। दरअसल दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे? अपने आप में बड़ा सवाल है। या फिर अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी वापसी होने वाली है, बीजेपी की विदाई तय है, वो होने वाला है। दरअसल एग्जिट पोल के आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और बहुत कंफर्टेबली बनने जा रही है। लेकिन क्या ऐसा होगा, या फिर समाजवादी पार्टी जो दावे कर रही है वो सच होगा? इन सब के बीच ईवीएम को लाने ले जाने पर भी सियासत खूब हो रही है। चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें चुनाव आयोग के सामने रखी जा रही हैं। और इन सब के बीच हमने आपको तस्वीरें दिखाई, हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे किस तरीके से ईवीएम सेंटर, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा होती है, पहरा होता है, जहां पर सीसीटीवी से निगरानी होती है, अर्धसैनिक बलों की जहां पर तैनाती होती है सुरक्षा के लिए, वहां पर भी राजनीतिक दल, खासतौर पर विपक्षी दल जो है वो रात भर जाग करके वहां पर पहरा दे रहे हैं। नेहा जोशी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे शुरुआत करते हैं चर्चा की। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। नेहा, कल क्या होने वाला है? आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? नमस्कार धन्यवाद। और कल क्या होने वाला है वो हमारे साथ, हर पार्टी का अपना एक आकलन होता है।
जिस तरीके से हम चुनाव लड़े, और भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं एक ऐसी पार्टी है जो बूथ लेवल कार्यकर्ता के बेसिस पर चुनाव लड़ती है। हमारा कॉन्फिडेंस जो आता है वो हमारा जो बूथ मैनेजमेंट होता है उससे आता है। तो हमारा जो मैनेजमेंट है उस पर हमारे जो मीडिया के साथी हैं, जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मोहर लगाई है। तो मैं चाहे यूपी की बात करूं, चाहे उत्तराखंड की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गोवा और मणिपुर में भी हम सरकार बना रहे हैं। तो एक बहुत उल्लास है सभी कार्यकर्ताओं में, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है और मीडिया ने हम पर जो कॉन्फिडेंस जताया है उस सबके बीच में ये रिजल्ट रहने वाला है। नेहा जी, विपक्ष उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक बोल रहा हूं, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो पोस्टल बैलेट हैं उसमें धांधली की गई, ईवीएम को लाने ले जाने की शिकायतें आई कि आधिकारिक तौर पर अनऑफिशियली ईवीएम को लाया ले जाया जा रहा है। सोनभद्र को लेकर के शिकायत आई, वाराणसी में तो एसडीएम को सस्पेंड भी करना पड़ा। तो ऐसी शिकायतें जो विपक्ष कर रहा है, जो जिनमें कुछ सच्चाई भी दिखाई देती है, तो ये क्या दिखाता है? विपक्ष को ये पता है क्या, विपक्ष को ये डर है क्या कि रिजल्ट उसके अनुकूल नहीं आने वाला है? कुंदन जी, 2014 के बाद से देश में कोई भी चुनाव हुए हो, एक सेट टेम्पलेट है विपक्ष का। जब वो चुनाव जीतते हैं तो कोई ईवीएम टैंपरिंग की बात नहीं आती, कोई गड़बड़ी की बात नहीं आती। वेस्ट बंगाल में आपने देखा होगा कहीं चर्चा नहीं हुई कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। इतनी हिंसा हमने देखी वहां पर, कोई चू भी नहीं करी किसी ने। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सब ईवीएम का राग अलापने लगते हैं। और मजे की बात यह है कि ये राग ये चुनाव हारने के बाद नहीं, पहले से अपनी हार की तैयारी करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे एग्जिट पोल एक तरफ और जो ये विपक्ष का ईवीएम विलाप है वो एक तरफ, जो हमें पूरी तरीके से आश्वस्त कर रहा है कि हम बहुत अच्छी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, हम पूरे चुनाव के दौरान चर्चा करते रहे और अब तो नतीजों की बारी आ गई। हम लोग कह रहे थे बार बार कि भाई 10 मार्च का इंतजार कीजिए, और अब इंतजार की घड़ियां अब 13 घंटे से भी कम रह गई है। 13 घंटे के बाद तस्वीर धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगी और शायद 13 से 20 घंटे के बीच में पूरी तरह से तस्वीर क्लियर हो जाएगी। आपके मुताबिक मैं उत्तर प्रदेश को लेकर के सवाल पूछूं तो क्या लग रहा है आपको? कुंदन जी, चूंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों और उनके जो नुमाइंदगी करने वाले लोगों हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह जो है व्यवस्था पर जो है विश्वास रखे जी। और जब तक विश्वास नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र जो है वो गति कर सकेगा। तो चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, जब जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, अब मुश्किल 12-13 घंटे बचे हैं, तो अब उस ढंग का जो है प्रलाप नहीं करना चाहिए किसी के द्वारा कि या तो हम जो है 400 पा जाएंगे, 300 पा जाएंगे, या मुझे हराने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं ये जो भय, आशंका, उत्साह सभी को जो है यह निरूपित करता है। रही बात हमारी कि हमारा क्या सोच है, तो चूंकि हम लोग जमीन पर काम करते दिखे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि जो सत्ता पक्ष है काफी हद तक जो एस्पिरेशनल जो पॉलिटिक्स है उस करने में कामयाब रहा, और जो है लोगों के जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरा करने की दिशा में कदम उठाए हैं। अब उसका कितना फायदा मिलता है अब यह देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, चूंकि कुछ सत्ता पक्ष को की जो सरकार के दौरान जो कई तरह की खामियां उजागर हुई, चाहे वो कोरोना पीरियड में हुआ हो, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, वो भी अपने एक ज्वलंत सवाल है। अब वो जो है लोगों को कितना जो है प्रभावित करते हैं और कितना जो है लोग सत्ता के खिलाफ जाते हैं या सत्ता के पक्ष में जाते हैं, अब ये तो कल ही फैसला होगा। जी बिल्कुल, कल ही तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में। लेकिन उससे पहले जो आरोप प्रत्यारोप की सियासत में चल रही है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। भुवन चंद्र जोशी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जोशी साहब, कल क्या होने वाला है? स्वागत है आपका। कल जो का दिन है बहुत महत्वपूर्ण देश की दृष्टि से, और कल हमें निर्णय होगा मुख्यमंत्री बनेगी और उत्तर प्रदेश होगा। नहीं, दोबारा से कह देंगे जोशी जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं कुछ समझ नहीं पाया, फिर से कह लीजिए एक बार। मैं कह रहा हूँ कल का दिन उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और कल आप देखिएगा परिवर्तन होगा, नया सूर्योदय होगा और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, लेकिन बहुत सारे सवाल आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। वो बता रहा है कि भाई लो कॉन्फिडेंस है, ये साइन है लो कॉन्फिडेंस का। आप लोगों को पता है कि आपकी सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं।
मैं इसको दूसरे रूप में समझता हूँ। मैं इसको इस रूप में समझता हूँ, हम लोग मुस्तैद हैं, हम लोग अलर्ट हैं। और आज अखिलेश यादव जी ने एक नया आंदोलन कराया जो मैं आपके टीवी चैनल में पहली बार बताना हूँ, और अब मैं व्यूअर से जोड़ना चाहूंगा। अखिलेश यादव जी ने एक नया आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि जो किसानों ने, मजदूरों ने, विद्यार्थियों ने और युवाओं ने, मातृशक्ति ने जो हमको मत दिया है, अब उस मत की रक्षा करने का भी समय आ गया है। तो क्या आप अरविंद जयतिलक साहब भी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि सिस्टम पर भरोसा रखिए? आप लोगों को सिस्टम पर भरोसा नहीं है क्या? सिस्टम पर तो भरोसा है, लेकिन जो मशीनें जब पकड़ी जा रही हैं जिसमें सुरक्षा नहीं है, वहां के कैंडिडेट को बताया नहीं जा रहा, और खमियां हुई है और खमियां मानी है, लेकिन ये पुनरावृत्ति ना हो। और एक बात में भारतीय जनता पार्टी जो कि विख्यात हो रही है धीरे धीरे, महाराष्ट्र में इन्होंने जनमत को चुराया, गोवा में चुराया, मणिपुर में चुराया, ये जनमत को ना चुरा पाए इसकी भी रक्षा करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। ठीक है, नेहा जी कुछ कह रही है। नेहा जी, देखिए कुंदन जी, मेरा मानना है कि जो लोग सत्ता में आते ही जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन पर कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, और जो पूरी राजनीति जो है वो इसी पर केंद्रित रहती है। जाहिर है कि जो ये व्यवस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संवैधानिक हमारे ये इलेक्शन कमीशन हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इन सब पे भी शक की निगाह अगर किसी ने इनका, जिसे कहते हैं कि ओहदा कम किया है, तो ये इसी विपक्ष ने किया है, बार बार आक्षेप लगाकर। ये इंडिपेंडेंट संस्थाएं अपना काम करती हैं, लेकिन ये हमेशा इसको राजनीति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, बहुत सारी इमेजेस आज सामने आ रही है जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम गार्ड करने के नाम पर गुंडई फैला रहे हैं। अभी अभी मैंने एक ट्विटर पे एक वीडियो देखा जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा यूपी के अंदर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो इस तरह की कार्यशैली के लिए जाने ही चाहते हैं। तो एक डर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमको है कि कल जो रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या अपनी हार को देख के फिर से ये इस तरीके की गुंडागर्दी सड़कों पे फैलाने वाले हैं, क्योंकि एक तरीके से अस्तित्व का सवाल था समाजवादी पार्टी के लिए इलेक्शन। तो बहुत होप के साथ ये लोग आए, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, जो मीडिया के हमारे साथी बता रहे हैं कि किस तरीके का रिजल्ट रहने वाला है, और मेरे सीनियर पत्रकार साथी हमारे साथ जो है उन्होंने बहुत अच्छी इस्तेमाल करी, एस्पिरेशनल चुनाव, भारत को विजन देने का और उत्तर प्रदेश को विजन देने का, जो ये मोदी योगी का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने ये काम किया है। उन्होंने जाति, धर्म और तमाम ये जो वेरिएबल थे जो कहीं ना कहीं हमारे चुनावों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहते थे, उन मिथकों को तोड़ने का काम किया है, और ये हम कल आने वाले रिजल्ट में भी देखेंगे। रिजल्ट में देखेंगे, लेकिन नेहा जी कुछ जो तस्वीरें सामने आई, जो दावे किए गए, उस पर तो चुनाव आयोग ने भी मोहर लगाई ना। चुनाव आयोग ने भी तो ये कहा ना कि हाँ एसडीएम पर कार्रवाई की गई, तो ये संकेत है कि कुछ गड़बड़ियां हो रही थी। जो शिकायत की जा रही थी वो शिकायत सही पाई गई, इसलिए तो एसडीएम पर कार्रवाई की गई। और अगर एक दो जगहों पर ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो उस पर विपक्ष आरोप लगाता है, तो ऐसा लगता है कि ठीक है, आरोपों में तो सच्चाई है कुछ हद तक। नहीं, देखिए ये मैं वही कह रही हूँ, ये इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं। अगर उस समय देखिए सरकार नहीं होती है तो प्रशासन ये सारा कुछ संभालता है, इलेक्शन कमीशन के अंदर सारी व्यवस्था चलती है। तो अगर कहीं पर भी गड़बड़ी पाई जाती है, पता चला कि वो ट्रेनिंग के लिए ईवीएम थी, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर किसी तरीके की कोताही बरती गई है तो वो किसी भी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो गलत है, नहीं होना चाहिए। और आवश्यक है कि जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हो उस पर कार्यवाही हो। तो ये तो लोकतांत्रिक एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें किसी को राजनीति करने का हक नहीं बनता, ये भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है जोशी साहब, अब तो राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। मतदाताओं ने तो बटन दबा करके सरकार चुन लिया है, मतदाताओं ने तय कर लिया है अपने आगे के 5 साल का भविष्य। मेरे लिए क्या होगा, मेरे बच्चों के लिए क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए अगले 5 सालों तक, मतदाताओं ने तो तय कर दिया है। ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो खेल चल रहा है, जो सियासत चल रही है, इससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। ये अगर 7 तारीख से पहले हो जाता तो भी कोई फायदा होता, कुछ वोटर्स को आप लोग इन्फ्लुएंस कर लेते, समझा देते कि देखिए सत्ता जो है और प्रशासन जो है एक पक्ष का साथ दे रहा है। अब तो कोई फायदा नहीं है जोशी जी। करेगी, लेकिन इसके साथ साथ एक जिम्मेदार पक्ष के कारण हमारा। जोशी जी अपना माइक थोड़ा ऊपर करके कहिए, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। मैं कहना चाहता हूँ, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के कारण समाजवादी पार्टी का दायित्व बनता है कि वो जो भी गड़बड़ी हो उसको रोकने के लिए भरसक प्रयास करे। जो भी
मानता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कि इन्होंने, हमने देखा है कि गोवा में, मणिपुर में और महाराष्ट्र में इन्होंने जनमत को चुराने का काम किया है। आज समाजवादी पार्टी उन जनमत को चुराने वाले लोगों के खिलाफ भी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने को तैयार है और हमने संघर्ष किया 5 साल माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, सड़क से लेकर सदन तक। जोशी जी आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है। भुवन जोशी जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अरविंद जयतिलक साहब, ये जो आरोप प्रत्यारोप की बात कही जा रही है, चुनाव आयोग कहता है कि भाई वो जो मशीनें थी जिस पर बवाल मचा हुआ है, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि अधिकारी जो हैं वो एक पक्ष का साथ दे रहे हैं, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। जो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए ये ईवीएम मशीनें ले जाई जा रही थी, लेकिन चुनाव के बाद अगर आप ये ट्रैवल करा रहे हैं, ईवीएम मशीन को कहीं ले जा रहे हैं, तो शक तो पैदा होता है। आज मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है माननीय। बिल्कुल एसडीएम के नहीं, आप जो अपडेट दे रहे हैं वो न्यूज इंडिया ने अपडेट दे दिया है, हेडलाइन में वो अपडेट दे दिया है जोशी जी। जी हाँ, अरविंद जयतिलक साहब, लेकिन शक तो पैदा होता है ना कि चुनाव के बाद आप कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं अधिकारियों को। अब तो या तो ईवीएम की जरूरत पड़ेगी 24 में या फिर 27 में। नहीं, जैसा कि वहां के डीएम के द्वारा कहा गया कि चूंकि काउंटिंग की प्रक्रिया भी होनी है, तो उस संदर्भ में वो ट्रेनिंग के लिए रखी गई थी। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो जवाबदेह जो अधिकारी है उसको सुनिश्चित करेंगे, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग जो इस पर कार्रवाई किया है तो ये मान करके चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है जो कोई भी भूल चूक हुई है उसको जो है दुरुस्त करने की कोशिश की है और उसकी नियत पर शंका नहीं करनी चाहिए। देखिए कुंदन, याद होगा कि 2009 या 2004 की बात है, मधेपुरा से शरद यादव जी चुनाव लड़ रहे थे और वे जो उन्होंने भी आरोप लगाया है कि ईवीएम में जो है हेराफेरी हो सकती है और धरने पर बैठ गए वहां पर। और लेकिन वो जो भारी बहुमत से कम अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी जनता जनार्दन जो आपको जनमत किया है, आपको जो है राजनीतिक अगर प्रति किया ऐसा विश्वास है तो थोड़ा भरोसा रखिए। मुझे लगता है कि आप भरोसे की कमी जाहिर करके कहीं ना कहीं किस तरह का संदेश दे रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो ठीक है, अगर नहीं जीते तो हम क्या कहेंगे कि मुझे हराया क्या। देखिए 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी 6 दर्जन से अधिक राज्यों में चुनाव हारी है, लेकिन वो उसने कभी भी जो है ईवीएम का रोना नहीं रोई। कांग्रेस भी बीच में कभी कभार जो है रोना रोई, लेकिन उसके लोगों को डांट डपट के चुप करा दिया गया कि सिस्टम पर जो है यकीन करिए, भरोसा करिए। लेकिन अगर ये इस ढंग का जो है नैरेटिव फैलाने की कोशिश होगी तो मुझे लगता है कि तो लोकतंत्र को आगे बढ़ाना, व्यवस्था को आगे बढ़ाना बड़ा दुरूह कार्य हो जाएगा। कुंदन जी, बिल्कुल ईवीएम पर भरोसा करना पड़ेगा और हर बार ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, नतीजे आते हैं तो फिर कुछ दिनों का अगर विपक्ष के फेवर में अगर नतीजे नहीं जाते तो कुछ दिनों का राग अलापा जाता है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। फिर जब चुनाव आते तब ईवीएम की बात होती है। चुनाव के खत्म होने के बाद अगर ये इस मसले पर चर्चा की जाए और जिस बैलेट पेपर के जरिए विपक्ष चुनाव कराना चाहता है उस पर अगले 5 साल तक काम हो तो शायद 5 साल के बाद चुनाव कराने के तरीके में बदलाव हो, लेकिन सिर्फ सियासत के लिए ये होता है, ये जानकार बताते हैं। नेहा जी, ये मैं एक चीज जानना चाहता हूं, बीजेपी का असेसमेंट क्या है? कितनी सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कितनी सीटें आ रही हैं, कितनी सीटों का नुकसान हो रहा है? देखिए कुंदन जी, मुझे लगता है कि आज रिजल्ट से पहले की शाम है तो बहुत मायने नहीं रखता कि मैं कितनी सीटें आ रहे हैं कहूँ। हमने तमाम एग्जिट पोल देखे हैं, हर एग्जिट पोल ये दिखा रहा है कि प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार दोबारा से उत्तर प्रदेश में बन रही है। लेकिन 300 प्लस कोई नहीं दे रहा, लेकिन 300 प्लस जो टारगेट आप लोगों का है वो सीटें शायद कोई नहीं दे रहा है। देखिए वही मैं कह रही हूँ ना कि सारे एग्जिट पोल एक तरफ और दूसरी तरफ है हमारे विपक्ष का जो कॉन्फिडेंस है जो ऑल टाइम लो पे दिख रहा है, और तीसरी तरफ है हमारे साथ के महिला और युवा वोटर। कुंदन जी, मैं खुद एक प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश में रही, अयोध्या और वाराणसी जिले में, और मैंने वहां देखा कि जिस तरीके का सपोर्ट खासकर महिलाओं का जो सुरक्षा के मामले पे कि किस तरीके से आज महिलाएं अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। युवा जो हमारी लड़कियां हैं, जो मेरी उम्र की लड़कियां हैं, आज वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि वो काम कर सकती हैं, वो कॉलेज जा सकती हैं, उन्हें कोई गुंडागर्दी झेलने की जरूरत नहीं। ये जो कॉन्फिडेंस आज यूपी की महिलाओं को मिला है, कल कुंदन जी आप भी यहाँ होंगे, मैं भी यहाँ होंगी, जोशी जी भी यहाँ होंगे, और मैं इस बात पे चर्चा कर रही हूँ कि जिस साइलेंट वोटर की बार बार हमारी मीडिया की साथी बात करते हैं,
जिस साइलेंट वोटर से विपक्ष की नींद जो चली गई थी पूरे चुनाव के दौरान, वो यही साइलेंट वोटर है। और मैं तो कहूंगी कि साइलेंट नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे बात करते हैं लड़की से, तो वो कॉन्फिडेंस से बताती है कि किस तरीके से जीना दूभर हुआ करता था, अंधेरे के बाद निकल नहीं सकती थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के विषय में जिस तरीके से पिछले 5 साल में काम हुआ है और योगी जी ने जिस तरीके का नेतृत्व दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर मोहर लगाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। ठीक है, भुवन चंद्र जोशी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जोशी साहब, देखिए, इन्होंने बात करी थी महिला सुरक्षा के होने का, हमारी बड़ी बहन है, इन्होंने महिला सुरक्षा की बात कही, तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश के महिलाएं इनको याद कर रही है सहगल जी के रूप में, जो उनके विधायक थे, जी के रूप में। लड़के हैं, गलती हो जाती है, आदरणीय नेताजी कंप्लीट मैडम, लड़के हैं, गलती ठीक है, सुन लेते हैं, नया जी सुन लेते हैं। लेट मी कंप्लीट। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ जो हमारी आदरणीय बहन जी कह रही है, इनको याद है अच्छे से विषय, जो जिनका विषय कह रही है उनका विषय, और इन्होंने तो करके दिखाया। इनके सहगल जी ने, चिन्यानंद जी ने, और हमारी जो बेटी है, दलित बेटी है, उसको जलाने का काम उन्होंने कराया इनकी सरकार में। ये कौन सी झूठी महिला सुरक्षा की बात कहती है? इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, जो जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ। अभी ये कार्यकर्ता है बहन जी हमारी, और इनसे बड़े नेता और झूठ बोलते हैं, और सबसे बड़ा नेता इनका सबसे बड़ा झूठ बोलता है। नहीं तो भुवन चंद्र जोशी साहब, कल नतीजे आप लोगों के फेवर में नहीं आते, तो कल क्या आप मानेंगे, इसी मंच पर, न्यूज इंडिया पर मानेंगे कि जो महिला सुरक्षा और पूरे प्रदेश में सुरक्षा को एक मसला बना करके, एक मुद्दा बना करके बीजेपी ने सामने रखा और लोगों को बताया कि देखिए 2017 से पहले की सरकारों की स्थिति क्या थी और 2017 से 2022 तक सुरक्षा के हालात क्या थे, तो क्या आप लोग कल मान लेंगे? अगर मैं कह रहा हूं, अगर जोड़ रहा हूं, 2 बार कहिए, 5 बार कहिए, मैं अगर जोड़ लेता हूं, अगर आप लोग हार गए तो ये कबूल करेंगे कि बीजेपी जिस सुरक्षा के भाव का जिक्र करती रही, जिस सुरक्षा के भाव की बात करती रही, वो बीजेपी सही थी? देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूर्ण आश्वस्त हूँ। मेरे चेहरे पर भी आप देख लीजिए, आप कैमरा आपके सामने है, आप देख लीजिए, पूर्ण आश्वस्त हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। और रही बात आपने दूसरा विषय जो आपने कहा आपके चैनल के माध्यम से, गंभीरता से कहता हूँ, राजनीतिक खासकर विद्यार्थी होने के कारण कहना चाहता हूँ, अगर इस तरह का कोई परिणाम आप जो कह रहे हैं, अगर जो मैं भी शब्द अगर मगर कह रहा हूँ जैसा आप कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ पार्टी आत्मचिंतन करेगी, आत्ममंथन करेगी, लेकिन मैंने उस जन सैलाब को देखा है माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति, किसानों, मजदूर, युवा, विद्यार्थियों का जो आकर्षण, प्रेम देखा है, वो सड़कों को देखा है, तो निश्चित रूप से सरकार आएगी। बिल्कुल, तो ये कॉन्फिडेंस बना कर रखिए भुवन चंद्र जोशी साहब। और महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र नेहा ने किया है, तो महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ने का जो दावा करती रही, सिखाने के लिए कांग्रेस, उनके प्रवक्ता अनुज अत्रे हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद रुक रहे हैं, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। यही रात अंतिम और यही रात भारी। जी हां, सभी पर कॉन्फिडेंस तो हालांकि भुवन चंद्र जोशी साहब भी दिखा रहे हैं और नेहा जोशी भी दिखा रही हैं। वो कह रही हैं कि सरकार तो हमारी बनेगी, विपक्ष कह रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार हमारी बनने जा रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या सोच रही है? हमारे साथ अनुज अत्रे साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं आप। अनुज साहब, कांग्रेस के लिए ये रिजल्ट कैसा रहने वाला है? अनुज अत्रे साहब, कल का दिन कैसा रहने वाला है कांग्रेस के लिए? जिस तरह से तमाम 2 दिन से हम देख रहे हैं, जो ये प्रायोजित सर्वेज आ रहे हैं, ऐसा नहीं जाएगा। जनता का मिजाज ये जहां जहां 4 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, उनके खिलाफ है। जनता ने अपना मिजाज जो चुनाव में जहां जहां वोटिंग हुई है, जनता ने बताया है कि जिन प्रदेशों में, खासतौर से हम बड़े प्रदेशों की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, मणिपुर की बात करें, चारों जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जनता के लिए जो जिस तरह से बदहाली की स्थिति की है, जिस तरह से विकास को इन्होंने विनाश में तब्दील करने का काम किया, जिस तरह से जंगल राज जनता ने देखा, जिस तरह से देखा है कि बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है इनके डबल इंजन की सरकार ने, जिस तरह से महंगाई देखा है कि पूरे विश्व में महंगाई का जब ग्राफ नीचे गिरा था और हमारे देश में न जाने ऐसा क्या वजह थी कि विकास को पगला गया था और महंगाई बढ़ती गई थी। ये सारे तमाम मुद्दे जो चुनाव में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता, इनके मंत्रियों की तरफ से सुनने को नहीं मिले, केवल कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठाती रही, तो जनता
सब जानती है, इसीलिए जनता ने इनके खिलाफ मैंडेट दिया है। कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार गोवा में बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार मणिपुर में बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार पंजाब में वापस आ रही है, और उत्तर प्रदेश में हम बताऊं कि हम बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये कल आपको दोपहर तक नहीं तो पंजाब में, ठीक है, पंजाब का जिक्र आपने कर दिया, पंजाब में आपकी सरकार बनने जा रही है तो मुख्यमंत्री चन्नी साहब ही रहेंगे या कोई और शपथ लेगा? इसे लेकर के वहां के लोग बहुत कंफ्यूज थे और जानकार कह रहे थे इस कंफ्यूजन में लोगों ने कांग्रेस को नहीं चुना है। ठीक है, आप कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं पंजाब में आपकी सरकार की वापसी हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर गोपनीयता की शपथ कौन लेगा? देखिए, मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देना चाहता हूं। मुझे लगता है आपके पास शायद पूरे अपडेट नहीं आया है। राहुल गांधी जी ने चुनाव से पहले, एक हफ्ता पहले वहां रैली करके प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और हमारे चन्नी जी के सामने स्पष्ट कर दिया था, पूरी जनता के सामने स्पष्ट कर दिया था कि चरणजीत चन्नी जी ही हमारे मुख्यमंत्री हैं और वही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे। जनता के मन में कहीं कोई संशय नहीं है। चन्नी जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है, जितना भी उनको थोड़ा समय मिला है जनता के बीच में जाकर के उन्होंने एक अपनी अलग छाप छोड़ी है। जनता चाहती है कि इस तरह का मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में आए कि जो जनता को उनके पास न जाना पड़े, वो जनता के बीच में पहुंच जाते हैं, इतने सुलभता से जनता को उपलब्ध। उत्तर प्रदेश के लिए क्या रहेगा अनुज अत्रे साहब? उत्तर प्रदेश के लिए क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे प्रियंका जी ने जो आदि आबादी की लड़ाई को जो उठाया है, उत्तर प्रदेश की हमारी माताओं बहनों की, महिलाओं की जो आवाज को उठाया है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने, न केवल महिलाओं ने बल्कि पूरी जनता ने उस चीज को सराहा है। और जनता जानती है कि 3 दशकों में जब से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश से गई है, नहीं है, इन तीनों दशकों के चाहे दलों की, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, अनुज अत्रे साहब एक चीज जल्दी से मैं और पूछना चाहता हूं। अनुज अत्रे साहब, जो प्रायोजित एग्जिट पोल आप कह रहे हैं, इस प्रायोजित एग्जिट पोल के हिसाब से जो नतीजे कांग्रेस के लिए हो सकते हैं मैं कह रहा हूं, अगर ऐसे नतीजे कल आए तो क्या यह माना जाएगा, क्या आप लोग मानेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो अपने असाइनमेंट में, जो उन्हें असाइनमेंट मिला था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को रिवाइव करने का, वो असाइनमेंट में फेल हो गई? क्या ये माना जाएगा? ऐसा होगा नहीं और इसलिए ऐसी बात होगी नहीं जो आप कह रहे हैं। प्रियंका जी ने बहुत मेहनत की है और प्रियंका जी की मेहनत को उत्तर प्रदेश की जनता ने सराहा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं, ठीक है अरविंद जयतिलक साहब, प्रियंका गांधी के लिए भी ये चुनाव बहुत डिसाइसिव रहेगा, कांग्रेस के लिए भी तो रहेगा, लेकिन प्रियंका गांधी का पार्टी में कद, ठीक है, उन्हें महासचिव बनाया गया, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी दी गई। 19 में वो कहती रही कि ये चुनाव हम 19 के लिए नहीं लड़ रहे हैं, 22 के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन 22 में भी संगठन उतना मजबूत नहीं दिखा। अनुज अत्रे साहब जो दावा करें, ठीक है, वो दावे करें, लेकिन संगठन उतना मजबूत नहीं दिखा। लोग कांग्रेस की तरफ रैलियों में दिखे, भीड़ दिखी, लेकिन क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा? पहला सवाल। और दूसरा, क्या प्रियंका गांधी का कद भी कल तय हो जाएगा? पुन्ना जी, बिल्कुल हम लोग इसको 2 संदर्भों में व्याख्या कर सकते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी की जो भूमिका है, कहीं ना कहीं जो मैं उससे थोड़ा उसको बेहतर तरीके से देखता हूं और ये मानता हूं कि कम से कम 403 सीटों पर संगठन मजबूत होगा। अभी तक ये हालात होते थे कि किसी न किसी पार्टी के साथ जो है कांग्रेस गठबंधन करती थी, पिछलगुआ बन जाती थी और काफी कुछ उसको नुकसान होता था और हालात ये पैदा हो जाते थे कि तमाम जो विधानसभा वार आप देखेंगे तो वहां कोई झंडा उठाने वाला नहीं होता था। इस बार कम से कम चाहे आधी आबादी के नाम पर, चाहे जो कुछ भी उन्होंने नारा दिया है, हर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनके उम्मीदवार खड़े हैं और वहां पे संगठन जो है धीरे धीरे मजबूत हुआ है। तो बेशक जो है वोट शेयर तो मजबूत होगा, लेकिन उसको सीट में कन्वर्ट करना अभी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अमूमन राजनीति में या चुनावी रण में वही होता है, जब बाइपोलर हो या त्रिकोणी हो, जब उसमें सहभागिता बढ़ती है तो उसमें जो है वोट शेयर को सीट में कन्वर्ट करने में सहूलियत होती है, जैसा कि कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रहा है। 2-3 जगहों पर छोड़ दीजिए, अजय लल्लू के जगह पर छोड़ दीजिए, या ये प्रतापगढ़ में जो प्रमोद तिवारी जी की बेटी है मोना है, उनका छोड़ दीजिए, तो और कहीं कांग्रेस जो है बहुत आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रही, लेकिन भविष्य के लिए ये अच्छा होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि प्रियंका गांधी अगर मान लीजिए कांग्रेस हार जाती है, तो देखिए ये पढ़ा हुआ दीवार पे लिखा हुआ है कि कांग्रेस जो है यूपी में सत्ता में नहीं आने जा रही है, न किंग मेकर बनने जा रही है। लेकिन हाँ, इससे सभी लोग सहमत हैं कि प्रियंका गांधी ने उन तमाम मुद्दों पर बढ़त ली है जहां समाजवादी पार्टी को बढ़त लेना चाहिए था, चाहे वो लखीमपुर का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो। जिस संजीदगी के साथ उन्होंने जो है इस मसले को उछाला, तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी पर एक कहते हुए लोगों को सुना गया कि ये काम समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही है। तो प्रियंका गांधी ने राजनीतिक बढ़त ली है। हाँ, मेरा मानना है कि ये जो 2022 का है,
ये कांग्रेस पूरी तैयारी जो है 2024 के लिए कर रही है और कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी का कद बढ़ेगा और फिर 2024 में यूपी की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। कुंदन जी, ठीक है। भुवन चंद्र जोशी साहब, समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है कि पिछले 2 बार का एक्सपीरियंस जो है गठबंधन का वो बेहतर नहीं रहा। तीसरी बार भी आपने गठबंधन किया, 2 बार फेल हो गए और एग्जिट पोल के नतीजे ये कहते हैं, एग्जिट पोल मैं कह रहा हूं उसके उलट भी नतीजे हो सकते हैं, मैं ये मानता हूं। लेकिन क्या मैं ये के माध्यम से राजनीति शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान भी कहा जाता है और विज्ञान में प्रयोग होता है और प्रयोग किसी प्रकार के हो, चाहे सफल हो चाहे असफल हो, उन प्रयोगों से सीखा जाता है और आगे बढ़ा जाता है। नहीं, 2 बार ये प्रयोग आपका विफल रहा, तीसरे बार सफल रहने की क्या गुंजाइश है? कल ही सफल है, सुबह आपको मिठाई खिलाने, समाजवादी लड्डू खिलाने हमने ऑर्डर दे दिया आपके लिए। नेहा जी, आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया या नहीं? क्यों? और बिल्कुल कल तो रंग गुलाल भी उड़ेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ, मुझे पता नहीं आप कौन से शहर में, पर आप जहां भी हैं आप बताइएगा, लड्डू वहीं पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक मैं टिप्पणी जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि हम कांग्रेस की बात कर रहे थे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस आज की डेट में कितनी प्रासंगिक है हम सब जानते हैं, तो मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगी कि कहाँ स्टैंड करते हैं वो। लेकिन आपने जो एक बड़ी बात कही कि प्रियंका गांधी जी का कद तय होगा, प्रियंका गांधी वाड्रा का, इस चुनाव के रिजल्ट के बेसिस पर, इस बात से मैं सहमत नहीं है। देखिए, उनके नाम के आगे जो सरनेम लगा हुआ है एक इम्यूनिटी उनको देता है। देखिए, राहुल गांधी जी कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कितने चुनाव में इतनी यशस्वी परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की रही है उनके नेतृत्व में, आज तक उनका कद नहीं तय कर पाया कोई चुनाव। तो प्रियंका गांधी जी वाड्रा जी तो अभी आई हैं, तो इनको तो बहुत सारे मौके मिलेंगे अपने आप को रीलॉन्च करने के। तो जो ये विचित्र व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के अंदर चलती है कि एक परिवार विशेष को तमाम मौके मिलते जाते हैं। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता नहीं होंगे, लेकिन जो एक परिवार से प्रेम, मुझे लगता है हमारे साथी जो यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है संगठन के विषय में ये उनसे ज्यादा जानते हो, लेकिन क्योंकि वो एक परिवार विशेष से आती है और एक कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसे फंक्शन कर रही है आज की डेट में, तो प्रियंका गांधी साहब जवाब दे दीजिए, ये चुनाव बिल्कुल तय नहीं करने वाला है। ठीक है, मैंने फिर लेकिन उसमें एक लाइन जोड़ दी थी कि भाई हालांकि उन्हें पार्टी महासचिव बना दिया गया, ठीक है। अनुज अत्रे साहब, अब तो चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले भी इस तरह के परिवारवाद के आरोप लगते रहे, और अब मतगणना से पहले, काउंटिंग से पहले भी यही आरोप है, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है आरोप। भारतीय जनता पार्टी के पास 8 साल का अपना शासन होने जा रहा है, इनका केंद्र सरकार को 8 साल हो जाएंगे अगली महीने के बाद, लेकिन आज तक इनके पास गिनवाने के लिए अपने काम नहीं है कि देश को इन्होंने क्या दिया। आज तक उसके पीछे जवाब नहीं दिया जाता कि देश को इन्होंने विकास की जो राह पर 2014 में इनको सरकार मिली थी, जो कांग्रेस की की सरकार ने एक मजबूत सरकार, मजबूत देश, मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार इनको हैंड ओवर करी थी। तो क्या कारण है कि ये सब विनाश में तब्दील कर दिया? लेकिन अपनी जान छुड़ाने के लिए इनके पास 2-3 मुद्दे रहते हैं। महिलाओं के पास सुन लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस शालीनता से देखिए, आपके बड़े नेताओं से हमें उम्मीद नहीं है शालीनता की, कम से कम हम डिबेट में तो शालीनता से बात करें। जी अत्रे साहब, खत्म कीजिए अपनी बात। जी, इनके पास ले लेकर के क्या बचता है? या तो ये धर्म के आधार पर आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, या जातिवाद पे आ जाते हैं, अगड़े पिछड़ों पर आ जाते हैं, या फिर ये परिवारवाद पर आ जाते हैं। और देखिए, सबसे ज्यादा परिवारवाद आज देश में किसी राजनीतिक दल में है, किसी नेताओं को लेकर के परिवार के आपको चुनाव की कमान दे देते, वो भारतीय जनता गांधी को लाना पड़ा। आप इनकी तमाम मंत्रिमंडल के लिस्ट उठा के देख लीजिए, केंद्र से लेकर के, राज्य से लेकर के, सांसद से लेकर के विधायक तक, सबसे ज्यादा परिवारवाद से सदस्य के आते हैं। कौन सा ऐसा नेता है? क्या राजा सिंह जी का बता दीजिए, उनके पुत्र को आखिर क्या वो परिवार से नहीं आते जो उनको विधायक बनाया, दूसरी बार चुनाव लड़ाया है क्या? और जो इनके तमाम प्रियंका गांधी जी कौन सा चुनाव जीती है? जिनका आप नाम ले रहे हैं वो चुनाव जीते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कौन सा चुनाव जीता है? हमारे नेता सक्रिय राजनीति में कब से हैं? अत्रे जी, आप उनसे ज्यादा सक्रिय राजनीति कर रहे होंगे, आपको क्यों नहीं राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया? ऐसी क्या उपलब्धि थी उनकी? राहुल गांधी जी की क्या उपलब्धि है? कितने चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच में चर्चा को हम नहीं ले जाते। पार्टी में जितने भी चुनाव हुए हैं लोकतांत्रिक, ठीक है, इस चर्चा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अरविंद जय तिलक साहब, एक से जानना चाहूंगा कि भाई उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहा गया, 2019 के नतीजे जब आए तो कह रहे हैं जाति व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था के आधार पर। अनुज अत्रे साहब छोड़िए ना, अब तो कल नतीजे आ जाएंगे, ठीक है। अरविंद जय तिलक साहब, अत्रे साहब थोड़ा वक्त दे देना। अरविंद साहब, मैं एक चीज जानना चाहूँ, 2019 के नतीजे ये बताए गए
कि 19 ने यह बताया कि भाई जाति के आधार पर जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होते रहे और जातिगत कैलकुलेशन जो पार्टियां करते रही, वो 2019 के चुनाव ने उसे ध्वस्त कर दिया। क्या लगता है कि इस बार का भी रिजल्ट ये दिखाएगा और बताएगा कि जातियों के कुचक्र में वोटर्स फंसे नहीं है, जो सरकार बेहतर करती है और एक विजन दिखाती है उसके साथ वोटर जाएगा, जातियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा? बिल्कुल कुंदन जी, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। देखिए 90 का दौर नहीं है जब कमंडल और मंडल पर सियासत होती थी। अब यह जो है पोस्ट मंडल पोस्ट कमंडल मान के चलिए। हर जो है जातियों की अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए, और वो अपने नेताओं को नेतृत्व को पूरी तरह से ये मान करके नहीं चलते हैं कि आप सब कुछ तय कर लेंगे, क्योंकि जातियां देखिए कि जो उनकी नुमाइंदगी करने वाले हैं खाकपति से खरकपति हुए हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आया है। तो इसलिए वे जो उन पार्टियों के साथ, उन लोगों के साथ जो अब तारतम्य स्थापित कर रहे हैं, जो उनके हिस्से में कुछ डाल रहा है, चाहे कोई भी दल हो। दूसरी बात, आपने देखा 7 से 12 तक बसपा का शासन रहा, 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी का और 17 से 22 तक, यानी तीनों दलों को आकलन करने का जनता के पास जो है बेहतर जो है मापदंड है, मूल्य है। अब वो पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है इसका जो है आकलन की होगी और इसी आधार पर जो है वोट मतदान भी की होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो आजकल नेता कह रहे हैं कि नहीं हम इस जाति से हैं और अगर दूसरे दल में चले जाएंगे तो उस पार्टी को हम चुनाव जिता देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहते सुने गए कि मायावती जी को मैंने जो है मुख्यमंत्री बनाया। मायावती जी कहते सुनी गई कि बसपा की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव जीते, नेता बने। अगर हमको आपको आकलन करने को कहा जाए तो आसानी से समझ जाएंगे कि एक बड़ी पार्टी से जो नेता चुना जाता है तो कहीं ना कहीं जो है उस पार्टी का बहुत बड़ा दल हो के नाते जो है उसका जो है आशीर्वाद होता है। अगर कोई ये मुगालता पाल ले, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, कि हम जो है अपनी पूरी जातियों के ठेकेदारी लेते हैं और शिफ्ट करते हैं, तो ये प्रयोग कई बार हो चुका है। 17 में भी प्रयोग हुआ, 19 में भी प्रयोग हुआ और छोटे छोटे चुनाव में भी प्रयोग हुआ, लेकिन ये प्रयोग जो है कसौटी पर खरा नहीं उतरा। एक ही प्रयोग बार बार करेंगे तो उसका नतीजे अलग अलग कैसे आ जाएंगे? देखिए हर जातियां जो है, हर हाशिए के लोग हों, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे अपर हो, सब चाहिए कि नहीं हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए। तो ये सारे पैमाने हैं। तो ये कोई न मान के चले कि जातियों जो कागजों में हम जातियों की गुणागढ़ी जोड़ लेते हैं कि मुस्लिम इतना हो गए, यादव इतना हो गए, अपर कास्ट इतना हो गए, पिछड़े इतना हो गए, हमारा वोट बैंक हो गया और उसी के आधार पर हम आकर, तो इसमें मुंह की खानी पड़ेगी। कुंदन जी। भुवन जोशी साहब, जो MY की सियासत समाजवादी पार्टी करती रही, जो कहा जाता रहा कि MY पॉलिटिक्स के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है और उसमें माहिर थे नेताजी, उस MY को रीडिफाइन किया अखिलेश यादव ने, मुस्लिम की जगह पर महिला कर दिया और यूथ कर दिया यादवों की जगह। तो इस बार भी समाजवादी पार्टी को ऐसा लगा क्या कि 2019 के रिजल्ट को देख करके कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी के वोटर्स की BSP में और BSP का समाजवादी पार्टी में, वो हुआ नहीं, 3-4% का ओवरऑल नुकसान ही हो गया। मैं ये जानना चाहता हूं, आप लोगों को पहले भी एहसास हो गया क्या 19 के बाद कि हाँ ये जातियों की व्यवस्था के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, इसलिए रीडिफाइन किया MY को अखिलेश यादव ने? देखिए मैं कहना चाहता हूं जो हमारे नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, वो प्रोग्रेसिव नेता है, वो विकास के नेता है, और उन्होंने एक बात कही, वो सुंदर सा उन्होंने एक गुलदस्ता तैयार करा है इस बार, और आप देखेंगे उस गुलदस्ते की खुशबू से उत्तर प्रदेश कल महकेगा। और आप देखेंगे कि कल आप ये देखिए जो महिला और युवा मिलकर विकास की एक गाथा उत्तर प्रदेश में लिखेंगे। मुझे पूर्णतः मैं माफ है। कितनी सीटें आ रही हैं जोशी साहब? 300 प्लस। 300 प्लस आप भी दावा कर रहे हैं, बीजेपी भी 300 प्लस दावा करे, 600 सीटें हो गई। अब ये तो कल पता चल जाएगा, डब्बे में बंद है। अच्छा अनुज अत्रे साहब 2012 पर तो आपको विश्वास ही नहीं है। अनुज अत्रे साहब 2012 वाला नतीजा भी रहेगा कि नहीं कांग्रेस के लिए? सर हमें सब पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पे हमें विश्वास नहीं, क्योंकि जनमत चुराने वाले लोग हैं। मणिपुर, गोवा, तीसरा ये इनका उदाहरण है, महाराष्ट्र का उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी पर भी विश्वास है, मोदी जी पर भी विश्वास है, योगी जी पर भी विश्वास है। कल देखेंगे आदरणीय बहन जी। नहीं भुवन साहब, चुनाव आयोग पर भरोसा है कि नहीं? हमें सब पे भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के अलावा। EVM पर भरोसा है कि नहीं? अच्छा है, सब पे भरोसा है, क्योंकि ये जनमत चुराने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की PhD हो गई है जनमत चुराने में, महाराष्ट्र, गोवा और क्या कहते हैं। नहीं भुवन चंद्र जोशी साहब आज कह दीजिए ना
भाई अब तो जो होना है सो हो गया, अब तो कल नतीजों की बारी है, नतीजे आने वाले हैं। हालांकि यही रात भारी भी, हम अपने प्रोग्राम का नाम भी हमने लिखा है, यही रात भारी भी है। मैं ये जानना चाहता हूं कल ऐसी कोई शिकायतें तो नहीं होगी ना? आप लोग कहेंगे ईवीएम हैक कर ली गई, ईवीएम को रिप्लेस कर दिया गया, वोट को ट्रांसफर कर दिया गया, अधिकारियों ने बीजेपी का ही साथ दिया, ऐसे आरोप तो कल नहीं लगाने की नौबत आएगी? कल मैं आपको निश्चित तौर पर से कहना चाहता हूं, आपके चैनल के एक जिम्मेदार चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, कल उत्तर प्रदेश का, क्योंकि पूर्व में लास्ट चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश का सूर्योदय होगा और अखिलेश यादव जी की सरकार होगी और समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, गठबंधन की सरकार होगी। ठीक है, नेहा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं तो मेरा मानना है कुंदन जी कि देखिए वाद विवाद का जो समय है वो निकल चुका है। जनता अपना फैसला चुना चुकी है, पेटियों में बंद है। उन पेटियों में जिस पर भारतीय जनता पार्टी को देश की जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको पूरा भरोसा है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ये पूरा चुनाव करवाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने जनता के बीच में काम किया होगा, जिन्होंने जनता को सुरक्षित महसूस कराया होगा, वही पार्टी कल चुनाव जीतने जा रही है। अनुज जत्रे साहब हमारे साथ हैं। जी अनुज जत्रे साहब, नहीं लगता फ्रेम में नहीं, और कह रहे हैं आप संपर्क टूट गया है। आवाज आ रही है आपकी कुंदन जी? जी अनुज साहब की आवाज ही आ रही है, वही काफी है। अनुज साहब, 2012 से बेहतर रिजल्ट रहेगा कि नहीं? अनुज साहब, चलिए उनकी आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। अरविंद जयतिलक जी, कल के नतीजे, मैं फिर से ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपने शायद उसे दूसरे तरीके से टाल दिया था। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश का नतीजा जो है क्या होने वाला है? सीटों की अगर बात करूं तो देखिए, मैं जमीन पे जो पड़ताल किया हूं, जहां तक हो सकता है कि मेरा आकलन गलत भी हो, सही भी हो सकता है, दो चीजों को मैंने बहुत गंभीरता से महसूस किया। एक शासन, दूसरा राशन। जब पहले चरण से लेकर के लास्ट चरण तक मैंने देखा कि तमाम, चाहे महिलाएं हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो जिनका राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है, दो तीन बातें कहते सुने गए कि सरकार में जो है कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, व्यवस्थित ढंग से व्यक्ति रह रहा है। हाँ, कुछ घटनाएं गंभीर हुई है, चाहे वो हाथरस की रही हो, उन्नाव की रही हो, लखीमपुर की रही हो, मैं उसे इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन इन घटनाओं के अलावा जो सामान्य लोगों का, दूसरा चीज जो है, हाशिए के लोगों ने कहा कि नहीं मुझे राशन मिला है, ऐसे समय में मिला है जब कोरोना के समय में भूखमरी थी, लोगों तक पहुंचा है। तो ये दोनों चीज जो है कहीं ना कहीं जो है परकुलेट हुई है और मुझे लगता है कि पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जो है ये शासन की स्थिति, कानून व्यवस्था को समझी, तभी जो है 5वें चरण में डिम्पल जी को और जया बच्चन को मैदान में उतारी और दोनों लोग ये कहती सुनी गई कि नहीं हमारे शासन में भी जब आएगी महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, राशन भी दिया जाएगा 5 साल तक। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी लगा। मुझे लगता है ये दो चीज जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप का पत्ता साबित होने जा रहा है। और लाभार्थियों का क्या? जी बिल्कुल, मैं उन्हीं बात कर रहा हूँ कि जो राशन से जुड़े हुए जो मसला है वो लाभार्थियों का ही है। 26.5 लाख लोगों को आवाज। जी 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 बिल्कुल। तो राशन भी जाहिर से बात है, राशन जो दिया गया वो भी लाभार्थी हैं, और बाकी जो योजनाएं बीजेपी सरकार जो केंद्र की मदद से या फिर राज्य की मदद से चलाई गई, सीधे फायदा पहुंचाया गया, तो वो भी लाभार्थी वर्ग बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा। भुवन जोशी साहब, अगर इतने सारे लोग हैं, जो आंकड़े करोड़ों में गिनाए जाते हैं लाभार्थी वर्ग के लिए, और राशन और साथ में शासन, दोनों जो फैक्टर हैं वो बीजेपी की तरफ, बीजेपी की सरकार बनने का इशारा कर रहे हैं। देखिए, राशन की बात तो मैं कहूंगा कि इस देश के गरिमामयी पद को भी इन्होंने खराब कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्योंकि इन्होंने इनके जो माननीय, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री है, उनको कहना पड़ा कि नमक का कर्ज आप अदा करिए। इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग इस आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। नमक का हद, अरे जनता का नेताओं पर नमक का कर्ज होता है, ना कि जनता का इनका कर्ज होता है। ये इस तरह की भाषा का प्रयोग जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारा पिछड़ा तबका है, उसके लिए जो इन्होंने करा है, जिनको लगता है भारत के जनमानस का अपमान करने का काम इन्होंने करा है। जी नेहा जी कुछ कह रही हैं? मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वो पार्टी है, अत्रे जी बोल रहे थे ना, मेरे सामने नहीं, स्क्रीन नहीं है तो भुवन जोशी जी है। अच्छा, जोशी जी बोल रहे थे। देखिए, ये वो पार्टी है जिसके नेता जब मंच पे खड़े होके पुलिस को
किस तरीके से पुलिस करके बुलाते हैं अपने कार्यकर्ताओं की गुंडाई को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर मैसेज था अखिलेश जी की उस बात में, और प्रदेश की जनता ने उस मैसेज को समझा है कि अगर गलती से ये वापस आ गए तो वो महिलाएं आज जो आजादी से घूम रही हैं, पढ़ रही हैं, कॉन्फिडेंस महसूस कर रही हैं, उनको फिर वही सुनना पड़ेगा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, या चड्डी का रंग कैसा है ये बताने वाले नेता दोबारा वापस आ जाएंगे। तो जिस तरीके की व्यवस्था, जिस तरीके की गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में देखी थी, खासकर महिलाएं प्रचंड रूप से बाहर आकर आज जो वोटिंग हुई है वो इसके लिए हुई है कि योगी जी के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चियां सुरक्षित हैं। तो भुवन जोशी जी कितने भी कसीदे करते रहे, फेट आपकी सील हो चुकी है। तो विनम्रता लाइए, शालीनता लाइए और इंतजार कीजिए कल का। कहिए उंगली उठा रहे हैं आप। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का जो किताब पढ़ते हैं ये अलग किताब पढ़ते हैं, समाजवादी अलग किताब पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पुलिस को पुलिस ही कहते हैं, लेकिन ये हमारी आदरणीय बहन जी बैठी है, इनके भारतीय जनता पार्टी तरीका तो होता है ना भुवन चंद्र जोशी साहब। कंप्लीट सर। नहीं, मैं इसलिए टोक रहा हूँ कि पुलिस को पुलिस आप कहिए, लेकिन जो पुलिस को पुलिस कहने का जो भाव था अखिलेश यादव का, वो बहुत कुछ कह देता है। अब अपनी बात खत्म। परिवारों को छोड़कर होली दिवाली पर अगर सड़कों पर हमारी रक्षा करते हैं, वो पुलिस होती है। माननीय अखिलेश यादव जी के भाव मोदी जी के भाव को क्या कहेंगे, जो होली दिवाली पर अपने परिवारों को गरीब लोगों को कहते हैं कि नमक का हमारी नहीं, मुझे अगर पूछना चाहते प्रधानमंत्री के कैसे कह सकते हैं, गरीब लोगों का कैसा मजाक उड़ा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे बताइए। आप उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? आप बताइए ना, आप बोलिए कि प्रधानमंत्री जी ने गलत बोला चैनल में, आप बोलिए। नहीं, मैंने जो सीधे तौर पर भाव का जिक्र किया, मैंने सवाल नहीं उठाए। आप जिस पुलिस को पुलिस कह रहे हैं, तो भाई पुलिस को पुलिस ही कहेंगे, हम भी कहेंगे, आप भी कहेंगे, नेहा जी भी कहेंगे, अत्रे साहब भी कहेंगे, अरविंद जयतिलक साहब भी कहेंगे। लेकिन जो भाव है पुलिस को पुलिस कहने का, ए पुलिस, और जो भाव था, जो दर्शकों ने देखा हो वो वीडियो, तो समझ में आ जाएगा। अनुज अत्रे साहब हमारे साथ जुड़ गए, ठीक है। मैं एक जिम्मेदार चैनल से आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी को हक है ये कहने का कि नमक का हक अदा करिए? ये कौन होते हैं नमक का हक अदा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग? नहीं, इस पर मैं जवाब नहीं दूंगा। नेहा जी जवाब दे सकती हैं। नमक का कहा है मैंने, पूरे प्रदेश में देखा, पूरे देश में। ठीक है, अनुज अत्रे साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए। एक छोटा सा कमेंट अगर अनुज अत्रे साहब आप 10-20 सेकंड में दे दें। 2012 का रिजल्ट जो है कांग्रेस का था, वो दोहरा पाएगी कांग्रेस या नहीं? देखिए कुंदन जी, मैं आपने पहले भी प्रश्न पूछा था, मैं जवाब दे रहा था इसका। हमें 2017, 2012, 2007, 2005 और उससे पहले के तमाम चुनाव की बात जनता करके देख चुकी है, लेकिन जनता परिवर्तन चाहती है। जनता ने प्रयोग किए, बहुत ज्यादा इन लोगों पे विश्वास किया, हम लोगों को मैंडेट नहीं दिया, हम लोगों ने स्वीकार किया, हमने नतमस्तक हो गया जनता को, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में, हमने स्वीकार किया। लेकिन यही जनता मन बना चुकी है, और बहुत ज्यादा धोखा खाने के बाद जनता तय कर चुकी है कि अब और ज्यादा झांसे में आने वाली नहीं। ठीक है, मेरे पास बहुत बहुत शुक्रिया आप अनुज अत्रे साहब, अरविंद जयतिलक, भुवन जोशी जी और नेहा जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो अब से ठीक करीब 12 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 16 घंटे तक तस्वीर आमतौर पर क्लियर हो जानी चाहिए। तो नतीजों का इंतजार हमें भी है, आपको भी है, पूरे देश को है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नतीजों से जुड़ा हुआ हर अपडेट न्यूज इंडिया पर सबसे पहले देखेंगे। तो बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।